हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कफ सिरप सूखी खांसी में यूज़ की जाती है और कौन सी कफ सिरप बलगम वाली खांसी में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, खांसी की समस्या आमतौर पर किसी को भी हो सकती है। यह मौसम में बदलाव की वजह से भी हो सकती है या फिर किसी तरह की खाने पीने की चीज़ों की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खांसी दो प्रकार की होती है। ड्राई कफ सूखी खांसी, वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी, जिनके उपचार का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन लोग सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी के लिए एक से उपाय या उपचार के तरीके आजमाते हैं, जिन्हें अपनाने से स्थिति आसानी से काबू में नहीं आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे खांसी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ और वेट कफ यानी कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो दोस्तों, सूखी खांसी की मुख्य वजह ब्रोंकाइटिस में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा लोगों को एसिडिटी और अस्थमा की वजह से भी सूखी खांसी की समस्या हो सकती है। सूखी खांसी के दौरान आपको गले में भी दर्द हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को धूम्रपान करने और ठंडी चीज़ें खाने से भी सूखी खांसी हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करें वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी या गीली वाली खांसी क्या होती है। बलगम वाली खांसी की किसी एलर्जी का कारण भी हो सकती है। ऐसे में खांसी की वजह महज एलर्जी है या कोई गंभीर समस्या है, तो आप खांसी में निकलने वाले बलगम को देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आपका बलगम सफ़ेद रंग का है तो यह एक साधारण एलर्जी है। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, अगर आपका बलगम पीला, हरा या बलगम में खून आ रहा है तो यह एक गंभीर स्थिति की ओर आपको इशारा हो सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सूखी खांसी क्या होती है और बलगम वाली खांसी क्या होती है। तो दोस्तों, हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ड्राई कफ सिरप और वेट कफ सिरप के बारे में। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूखी खांसी में कौन सी सिरप लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ड्राई कफ सिरप सूखी खांसी में यूज़ की जाती है, क्योंकि सूखी खांसी में बलगम नहीं बनता है। इसी कारण से ड्राई कफ सिरप को हम नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बिना बलगम वाली खांसी को क्या कहते हैं, सूखी वाली खांसी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ नीचे दिए गए हैं: एलर्जी, डस्ट पॉल्यूशन से एलर्जी, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन, ड्राई इन ट्रेकिया यानी कि सांस नलिका में सूखापन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेट कप सिरप। वेट कप सिरप क्या होती है। तो दोस्तों, यानी कि वे कप सिरप जो बलगम वाली खांसी के अंदर यूज होती हैं, इनको हम प्रोडक्टिव कप सिरप भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस भी खांसी में हमें बलगम बनता हो उसे हम बलगम वाली खांसी कहते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों, कोल्ड एंड फ्लू यानी कि सर्दी खांसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया और अस्थमा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ड्राई कफ सिरप और वेट कफ सिरप क्या होती है। तो दोस्तों, अब आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ड्राई कफ सिरप और वेट कफ सिरप को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम कई बार हम सूखी खांसी में बलगम वाली की खांसी की सिरप ले लेते हैं और बलगम वाली खांसी में सूखी खांसी की कफ सिरप ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी ठीक नहीं हो पाती है। तो हम कफ सिरप को साल्ट के माध्यम से समझते हैं कौन सी दवा किस काम आती है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे ओनली ड्राई कफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है और कुछ भी नहीं है, तो हम उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ आसान भाषा में समझते हैं कि डी फॉर ड्राई कफ और डी फॉर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सूखी खांसी में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन लेना है। अब हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने पिक्चर में लगाया हुआ है, यहाँ इसका डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन साल्ट नेम है। तो दोस्तों, इसका ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको सूखी खांसी में सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन देखना है। तो दोस्तों, इस शीशी पे आपको दिख रहा होगा कि ड्राई कफ सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये मोस्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है सूखी खांसी के लिए, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। अब जानते हैं इसके अडल्ट डोज के बारे में। तो दोस्तों, यह बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं और इसके घंटे हैं 4 घंटे से 6 घंटे के गैप से। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं: जी मिचलाना, उल्टी होना, कब्ज की शिकायत होना, सिर चकराना और बेहोशी जैसे हालात होना। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको सूखी खांसी में क्या लेना है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन।
तो दोस्तों आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्राई कफ और रनिंग नोज के बारे में। तो दोस्तों ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और रनिंग नोज यानी बहती नाक के लिए। तो दोस्तों हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ साथ नाक भी बह रही हो तो हमें क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों सूखी खांसी के लिए हम बात कर चुके हैं कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं रनिंग नोज के लिए हमें क्या लेना चाहिए। तो रनिंग नोज के लिए यहाँ पे हम क्लोरफेनेरामाइन लेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सूखी खांसी को ठीक करेगा और क्लोरफेनिरामाइन बहती नाक को ठीक करेगा। तो दोस्तों अब हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने पिक्चर यहाँ पे लगाया है ब्रोविस डीएक्स की। तो दोस्तों इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनिरामाइन। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएक्स आया। तो यहाँ पे डीएक्स का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। तो दोस्तों आपको डीएक्स की जगह डी भी देखने को मिल सकता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन को शॉर्ट फॉर्म में डी या डीएक्स के रूप में सिरप के ऊपर लिखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अडल्ट डोज के बारे में। तो दोस्तों आपको ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, या आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो इसका 10 ml को हम दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 से 6 घंटे के गैप से। तो दोस्तों अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इसके मुख्य साइड इफ़ेक्ट हैं धुंधलापन, कब्ज होना, मुंह में सूखापन और बार बार गला सूखना। तो दोस्तों ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ अगर नाक बह रही हो तो हम उसे कौन सा साल्ट देंगे, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनिरामाइन। तो दोस्तों हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्राई कफ और रनिंग नोज और कंजेशन के बारे में। तो दोस्तों ड्राई कफ का मतलब है सूखी खांसी, रनिंग नोज बहती नाक और कंजेशन का मतलब है बंद नाक। तो दोस्तों हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ नाक बह रही हो और बंद नाक यानी कि नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तब हमें कौन सी सिरप लेना चाहिए। तो दोस्तों हम अब नीचे बात करते हैं कि सूखी खांसी के लिए हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन लेंगे, रनिंग नोज के लिए क्लोरफेनिरामाइन लेंगे और कंजेशन यानी बंद नाक के लिए हम फेनिलफेरिन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सूखी खांसी के साथ नाक बह रही हो और नाक बंद भी हो तो हमें कौन कौन से साल्ट सिरप के अंदर देखने हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन और फेनिलफेरिन। तो दोस्तों ये सभी साल्ट हमें टस्क्यूडीएक्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने टस्क्यूडीएक्स की पिक्चर लगाई है। तो दोस्तों ये सभी तीनों साल्ट इसमें अवेलेबल मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके अडल्ट डोज के बारे में। तो दोस्तों ये आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, आपको यह जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। तो 10 ml आपको दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका 4 से 6 घंटे के गैप से आपको दिन में 3 बार लेना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये नींद में बेचैनी, उल्टी होना, सिर दर्द होना और भूख में कमी होना इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आपको सूखी खांसी आ रही हो, नाक बह रही हो और आपकी नाक भी बंद हो तो हमें क्या लेना है, टस्क्यूडीएक्स सिरप। इसके अंदर आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन और फेनिलफेनिन आपको साल्ट अवेलेबल मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ साल्ट लिए हैं जो सूखी खांसी वाली सिरप में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कोडीन, नोस्केपाइन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये सभी क्या होते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कफ सेंटर क्या होता है। तो कफ सेंटर हमारे ब्रेन में होता है। जो भी ड्राई कफ सिरप हम यूज़ करते हैं वो ब्रेन पर काम करता है, इससे हमें ज़्यादा नींद आती है। तो इसका प्रभाव थोड़ा कम करने के लिए कई कफ सिरप के अंदर कैफीन ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से माइंड स्टिमुलेट रहता है। तो ये सभी साल्ट ड्राई कफ के लिए है, तो इनके साथ में हमें कैफीन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोडीन के बारे में। तो दोस्तों कोडीन का गलत यूज़ होने के कारण इसे बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों अब ये आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब हम कोडीन के जगह पे यहाँ पे नोस्केपाइन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सभी साल्ट आपको ड्राई कफ सिरप में अवेलेबल मिलते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेट कफ और प्रोडक्टिव कफ के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए हमने कुछ साल्ट लिए हैं जो हमें वेट कफ सिरप में देखने को मिलते हैं, और बलगम वाली खांसी के लिए हमें भी सिरप में ये सभी साल्ट ही देखने हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये सभी साल्ट हैं सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट,
अमोनियम क्लोराइड, गुफेंसिन हो गया, ब्रोमहेक्सिन हो गया और अम्ब्रोक्सोल हो गया। तो दोस्तों ये सभी साल्ट हमें वेट कफ सिरप में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये सभी साल्ट क्या काम करते हैं। जिस भी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी होती है उसमें ये सभी साल्ट बलगम को तोड़ते हैं और पतला करते हैं ताकि वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाए, यानी कि आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी साल्ट वेट कफ के लिए यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे किसी को बलगम वाली खांसी तो है लेकिन साथ ही में बलगम भी जमा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इन सभी साल्ट के साथ में हमें ब्रोंकोडायलेटर ऐड कर देना है। तो अब हम समझते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है। तो ब्रोंकोडायलेटर ये सभी सांस की नली को खोल देते हैं ताकि जमा हुआ कफ आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, एक साल्बुटामोल, दूसरा लियोसाल्बुटामोल और तीसरा टर्बुटालाइन। तो ये तीनों ब्रोंकोडायलेटर होते हैं जो इनके साथ यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। कभी कभी हमें देखने को मिलेगा गुफेंसिन अम्ब्रोक्सोल के साथ में साल्बुटामोल, लियोसाल्बुटामोल और टर्बुटालाइन देखने को मिलते हैं। तो इसके मोस्टली कॉम्बिनेशन है गुफेंसिन, अम्ब्रोक्सोल और टर्बुटालाइन। तो इसका एग्जांपल हमने क्या लिया है, टस्क्यू एक्स सिरप को लिया है जो काफ़ी कारगर दवा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वेट कफ सिरप में हमें कौन कौन से साल्ट देखने हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर यहाँ पे हमने देख लिया कि 3 प्रकार के होते हैं, साल्बुटामोल, लियोसाल्बुटामोल और टर्बुटालाइन। तो इसको लेने से हमें कभी कभी शरीर में कंपन होने लगता है, इससे हमारी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। तो उस टाइम हमें घबराना नहीं है। जिस भी मरीज़ को शरीर में कंपन हो रहा हो या दिल की धड़कन बढ़ गई हो या घबराहट बेचैनी हो गई हो तो हमें मरीज़ को फ़ैन ऑन करके उसे रेस्ट करवाना है, इससे मरीज़ नॉर्मल हो जाएगा। यदि उसको या आपको इस प्रकार की कंडीशन हो गई हो तो आप दवा की मात्रा को कम कर दें, यानी कि आप अगर 10 ml ले रहे हैं तो उसको आप उसकी मात्रा को आपको 5 ml कर देनी है। तो इन सभी ब्रोंकोडायलेटर साल्ट के कारण हमें शरीर में कंपन और घबराहट बेचैनी देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। दवा हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट करके ही लेना है, दवा को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। अब देखते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो यह है दिल की धड़कन बढ़ना, सिर दर्द, बेचैनी, मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर आना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।